हेलो फ्रेंड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए एक संभावित निबंध को करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसे बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे जिससे यदि एग्जाम में आ जाए तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख ले जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जब भी किसी निबंध को हम लिखने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले यह समझना बहुत ही जरूरी है कि वह कहना क्या चाहता है, आपसे पूछ क्या रहा है। जब तक उसका अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। तो निबंध का जो आज का टॉपिक है, बार ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे। अब देखिए, इसमें एक शब्द है बार। बार का मतलब होता है घेरा या सुरक्षा। मतलब बार का काम खेत की रक्षा करना है। अगर वही बार खेत को खाने लगे तो रक्षा कौन करेगा। दूसरे संदर्भों में मतलब जब कोई संरक्षक या रक्षक ही नुकसान आपको पहुंचाने लगे तो सुरक्षा की उम्मीद किससे करेंगे आप। एक और संदर्भ में देखते हैं, जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति ही अन्याय करने लगे तो फिर न्याय की गुहार आप किससे करेंगे। इन तमाम बिंदुओं के आलोक में इस निबंध को लिखना है और इसी संदर्भ में इसे हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाकिम ही जब बिक जाए बाजारों में तो इंसाफ कौन करेगा। जब रहबर ही लूटे कारवा तो सफर का अंजाम कौन कहेगा। दोस्तों, हाकिम का मतलब क्या होता है। हाकिम का मतलब होता है न्याय देने वाला। न्याय देने वाला ही जब बिक जाएगा तो फिर इंसाफ कौन करेगा। मतलब यानी मान लीजिए एक न्यायाधीश ही भ्रष्ट हो जाए तो न्याय की उम्मीद आप किससे कर सकते हैं। न्याय खत्म हो जाएगा। रहबर ही लूटे कारवा। रहबर का मतलब क्या होता है। रहबर का मतलब होता है मार्गदर्शक। कहने का मतलब है कि जब मार्गदर्शक मतलब जो सही राह दिखाता है, जिसके ऊपर सही राह दिखाने की जिम्मेदारी है, अगर वही धोखा दे दे तो यात्रा का अंत क्या होगा, बहुत ही बुरा होगा ना। तो इसी संदर्भ में इस लाइन को बोला गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। हमारे समाज में कई कहावतें प्रचलित है जिनमें गहरी सच्चाई छिपी होती है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कहावत है, बार ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे। इसका अर्थ है जब वही व्यक्ति या व्यवस्था जिसका काम सुरक्षा और संरक्षण करना है वही विनाश करने लगे तो समाज की स्थिति भयावह हो जाती है। यह केवल खेती बाड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कहावत प्रशासन, राजनीति, परिवार, शिक्षा, न्याय और समाज के हर क्षेत्र पर लागू होती है। दोस्तों, यदि सामाजिक व्यवस्था में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे कार्य करने के लिए और उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, वही यदि अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं रहे तो फिर उसकी क्या स्थिति होगी, है ना। इस बात को आप समझ गए। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब भरोसा ही टूट जाए तो आम व्यक्ति असहाय महसूस करने लगता है। विश्वास और नैतिकता की जड़ें जब हिलने लगती है तो पूरा समाज कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि यह विषय आज भी बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति को किसी के ऊपर विश्वास होता है, यदि वही टूट जाए मतलब वही खत्म हो जाए तो फिर व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है और वह विश्वास करने के पहले हजार बार सोचता है कि कैसे उस व्यक्ति पे हम भरोसा करें, है ना। जिससे आस थी उजाले की वही अंधेरे में छोड़ गया। रक्षक जब लूटे घर अपना तो भला फिर कौन रोकेगा। मतलब जिससे आप यह आशा कर सकते हैं कि आपके घर में वह उजाला फैलाएगा, लेकिन वही यदि उस उजाले को खत्म कर दिया मतलब आपको अंधेरे में छोड़ गया तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। तो इतना बिंदुओं को देखने के बाद हम इस कहावत को निम्न संदर्भों में देखेंगे। पहला पॉइंट क्या देखेंगे आप, समाज और प्रशासन में विश्वासघात। इन संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे इस कहावत को। तो देखिए, समाज और प्रशासन की नींव ईमानदारी और न्याय पर टिकी होती है।
लेकिन जब वही संस्थाएं जिनका कर्तव्य जनता की सेवा करना होता है अपने स्वार्थ में लिप्त हो जाती है तो जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। मतलब जिनका कर्तव्य है लोगों को ईमानदारी से अपना सेवा देना, वही उसके एवज में पैसे लेने लगें, घूसखोरी करने लगें, तो फिर जनता खुद को एक ठगा हुआ महसूस करती है। उसे लगता है कि वह समाज में अपने को मतलब एक सही स्थिति में नहीं पाता है। आज हम देख रहे हैं कई सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। पुलिस जिसका काम जनता की रक्षा करना है, कभी-कभी अपराधियों का साथ देने लगती है। नेता जो जनता की भलाई के लिए चुने जाते हैं, कई बार अपने फायदे के लिए नीतियाँ बनाते हैं। न्यायपालिका जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, कभी-कभी पैसे और प्रभाव के आगे कमज़ोर पड़ जाती है। कहने का मतलब है कि जिसका जो कर्तव्य है, यदि वह अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं है, तो फिर समाज में या आम जनता में एक विश्वास खत्म हो जाती है और एक अव्यवस्था सी फैल जाती है। मतलब कहने का मतलब है इसे जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो किससे आस करें? जब बार ही खेत को खाए, तो फसल की तलाश कैसे करें? तो मतलब रक्षक ही भक्षक मतलब जो सुरक्षा करने वाला है वही अगर आपको नुकसान देने लगे तो आप किससे आस कर सकते हैं, है ना? मतलब जब सुरक्षा करने वाला ही फसल को खा जाए तो आप फसल को फिर कैसे तलाशेंगे? मतलब फसल को कैसे आप अच्छा पाएँगे? तो नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके जब आप जनता देखती है कि जिन पर वह भरोसा कर रही थी, वही उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, वही निराश और हताश हो जाती है। समाज में अराजकता बढ़ती है और लोग अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब सामाजिक व्यवस्था में अव्यवस्था फैल जाती है, तो चारों तरफ अविश्वास, अव्यवस्था, निराशा का माहौल हो जाता है और लोग उतर कर अपनी हकों को माँगने के लिए सड़कों पर मजबूर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जिस संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। राजनीति में स्वार्थ और जनता की पीड़ा, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस कहावत को देखने का प्रयास करेंगे। राजनीति का मूल मूल उद्देश्य समाज की उन्नति और जनता की सेवा करना होता है। लेकिन जब राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल बन जाए, तो आम आदमी के लिए कोई सुनवाई नहीं रह जाती। मतलब राजनीति करने वाला यदि अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करना लगे, तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बनता। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जिसमें जनता की चीज़ों को सुना जाए, जनता का कल्याण करने के लिए सोचा जाए, जिनका सामाजिक और आर्थिक न्याय के संदर्भ में सोचा जाए। लेकिन जब राजनीतिक व्यवस्था उस तरीके से सुचारू रूप से न चल पाए, तो फिर आम जनता की स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। हम देखते हैं कि चुनावों के समय बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। जिन लोगों को देश का विकास करना चाहिए, वो कभी-कभी अपने स्वार्थ के लिए देश को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। आप देखिएगा कि चुनाव के समय नेता आते हैं और बड़े-बड़े वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है और एक टाइम के बाद वो आपको दिखते भी नहीं। जब आप मिलने जाते हैं तो आपको मिलने के लिए टाइम नहीं मिलता। वो फिर आपके पास 5 साल के बाद ही दिखाई देते हैं। तो जो वादा करते हैं उससे मुकर जाते हैं। आम जनता यह सोचकर वोट करती है कि यह व्यक्ति हमारे विकास की काम करेगा, लेकिन विकास का नहीं बल्कि वह अपने फ़ायदे के लिए काम करने लगता है। तो फिर ऐसे में आम लोगों को नुकसान होती है और आम लोगों को नुकसान होगा तो समाज का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा तो राष्ट्र का नुकसान होगा। कहने का मतलब है जब प्रजा का धन लुटे तो किससे फरियाद करे बेचारा। मतलब जिसको हमने चुन कर भेजा वही यदि आपके काम नहीं आ रहा है तो फिर हम किससे जवाब सवाल करेंगे, है ना? तो इसलिए आम लोगों के लिए यह एक गंभीर समस्या हो जाती है। जब आम जनता चुप रहकर इसे स्वीकार कर लेती है, यदि जनता अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी तो यह भ्रष्टाचार और अन्याय बढ़ता ही जाएगा। कहने का मतलब है कि जब ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, तो आम जनता को चुप रहकर इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि न्याय और सत्य के लिए उठकर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तभी इन भ्रष्टाचारियों और अन्यायियों का जो बोलबाला है, वो खत्म हो पाएगा। अब इसे जिस तीसरे संदर्भ में या परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे, वह परिप्रेक्ष्य है समाज और रिश्तों में गिरता विश्वास। इस कहावत को इस संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे।
अब देखिए, यह समस्या केवल प्रशासन और राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे परिवार और रिश्तों में भी देखने को मिलती है। जब माता-पिता ही बच्चों की इच्छाओं को कुचलने लगते हैं, जब भाई ही भाई के खिलाफ षड्यंत्र करने लगता है, तो घर की बुनियाद कमज़ोर होने लगती है। कहने का मतलब है कि एक परिवार में भी देखिएगा, जब बहुत सारे भाई होते हैं, तो थोड़े-थोड़े ज़मीन के लिए, थोड़े-थोड़े फ़ायदे के लिए एक-दूसरे को मार डालते हैं। एक-दूसरे का मतलब मर्डर तक कर देते हैं। आजकल या कभी भी जब आप न्यूज़पेपर या कहीं कोई भी चैनल पे आप देखेंगे, तो ऐसी न्यूज़ आपको बहुत सारे मात्रा में देखने को मिलेंगे कि एक परिवार के लोग ही अपने सगे-संबंधियों को मार दिए। छोटी-मोटी स्वार्थ के लिए एक-दूसरे का मतलब बहुत बुरा मतलब वो कर देते हैं, जिससे हमारी जो पारिवारिक बुनियाद या घरेलू जो विश्वास होता है, वह टूट कर कमज़ोर हो जाता है ना? अपने ही घरों में गैरों सा सलूक होता है, जब अपनों पर भरोसा न रहे, तो दर्द अनोखा होता है। दोस्तों, जब अपना व्यक्ति ही आपको मतलब विश्वास नहीं दे पाता है, मतलब उस पर आप विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो फिर किस पे विश्वास करेंगे? और जब अपने लोगों से विश्वास टूटता है, तो उसका दर्द भी एक अलग लेवल का होता है। क्योंकि दूसरों से तो आप उम्मीद कर लेते हैं कि हो सकता है कि आपके वो फ़ायदे के लिए भी करे और नुकसान के लिए भी करे। लेकिन अपनों से हमेशा व्यक्ति आशा करता है कि वो हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। आपके अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए वह काम करेगा। तो जब अपने लोग धोखा देते हैं, तो बहुत ही एक अलग प्रकार का दर्द हमारे मन में होता है। मतलब रिश्तों में जब प्यार की जगह स्वार्थ आ जाता है, तो परिवार टूटने लगता है। यही कारण है कि आजकल समाज में अकेलापन, तनाव और अविश्वास बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ तक देखिए कि पूरे फैमिली को तो छोड़ दीजिए, आज देखिएगा पति-पत्नी के बीच भी एक मतलब अलग तरीके का अविश्वास बढ़ता जा रहा है। मतलब कहीं न कहीं उसके बीच में स्वार्थ आ जाता है और इसके कारण अकेलापन, तनाव, डिप्रेशन का शिकार बहुत सारे परिवारों में आपको देखने को मिलेगा। न्यूज़पेपर में ऐसी घटनाएँ काफ़ी बड़े मात्रा में आती रहती है, तो आप इस चीज़ को देखकर काफ़ी अच्छे तरीके समझ भी सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखने के बाद अब नेक्स्ट जिस परिप्रेक्ष्य में इस कहावत को हम देखने का प्रयास करेंगे, वह है शिक्षा और नैतिकता का पतन। देखिए, शिक्षा का काम लोगों को सही दिशा दिखाना होता है, लेकिन जब शिक्षा ही व्यापार बन जाए, तब शिक्षक ही ज्ञान को बेचने लगे, तो भविष्य की पीढ़ी क्या सीखेगी? मतलब शिक्षा का कर्तव्य क्या है? बच्चों को शिक्षा देना, लेकिन आज आप देखिए कि बड़े-बड़े मतलब जो शिक्षा माफिया हैं, जो शिक्षा के नाम पे बहुत बड़े पैमाने पर मतलब बड़ा-बड़ा फ़ीस लेते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पे ज़ीरो होता है। तो कहने का मतलब वैसे अगर शिक्षा दिया जाने लगे, तो फिर एक गरीब, एक आम लोग कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे? तो शिक्षा का मतलब होता है कि सबको दिया जाए, सार्वभौमिक शिक्षा दिया जाए, एक बेहतर शिक्षा दिया जाए। तो टीचर का काम है एक अच्छी शिक्षा देना, लेकिन आज एक शिक्षा व्यापार की तरह हो गया है। आजकल कई निजी स्कूल और कॉलेज शिक्षा को व्यापार की तरह चला रहे हैं। गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती और अमीरों के लिए शिक्षा एक साधन बन गई है। जिससे वे सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। शिक्षक जिनका काम बच्चों को सही राह दिखाना होता है, कभी-कभी अपनी ज़िम्मेदारी भूल जाते हैं। आज देखिएगा कि शिक्षा के नाम पे गरीब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ के बच्चे 8, 9, 10th में भी रहते हैं, तो उनको अच्छे से परसेंटेज, औसत, एवरेज का मैथ नहीं बनता, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती है। लेकिन आप एक अमीर जो घर घर के जो लोग होते हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन जब कॉम्पिटिशन के लेवल पर देखिएगा तो दोनों जब आते हैं देने, तो आप यह सोच कर देखिए कैसे उस कॉन्वेंट में पढ़े हुए बच्चे का वो सामना करेगा। तो कहीं न कहीं यहीं पे आप भेदभाव हो जाता है। तो शिक्षा का जो लेवल होना चाहिए ना वो सभी को समान रूप से प्राप्त हो, जिससे जो अनुच्छेद 14 में समानता का जो सिद्धांत है, उसको सबको प्राप्त हो सके। समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए और सभी को समान रूप से शिक्षा मिलना चाहिए। और एक संदर्भ में यह भी देखेंगे कि शिक्षक भी जो पैसे नहीं दे पाते हैं, उनको शिक्षा देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं और एक शिक्षक जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं, तो इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो शिक्षक को अपना कर्तव्य हमेशा याद रखना चाहिए, जिससे हमारा समाज एक बेहतर समाज बन सके।
एक लाइन में इसे देख सकते हैं कि जिससे सीखा था उजाले का मतलब, वही हमें अंधेरे में छोड़ गया। कहने का मतलब है कि यहाँ उजाले का मतलब किस संदर्भ में है? उजाले का मतलब यहाँ सच, मार्गदर्शन और ज्ञान से है। मतलब जिससे सीखा था ज्ञान का मतलब, वही हमें अंधेरे में छोड़ गया। अंधेरा का मतलब क्या है? मतलब अंधेरा का मतलब यहाँ मुश्किल समय में। कहने का मतलब है कि सच और मार्गदर्शन से है उजाले का मतलब, जबकि अंधेरा मुश्किल और धोखा को दर्शाता है। मतलब जब कोई गुरु या मार्गदर्शक या करीबी व्यक्ति जिसने कभी हमारी मदद की थी, हमें कठिन समय में छोड़ देता है, तो यह एक विपरीत परिस्थिति बन जाती है और व्यक्ति अपने आप को एक असहाय फील कर पाता है। जब शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री पाना रह जाता है, तब समाज में नैतिकता खत्म होने लगती है और लोग केवल अपने फायदे के बारे में सोचने लगते हैं और ईमानदारी की जगह बेईमानी ले लेती है। तो समाज में जहाँ भी इस तरीके का थॉट या व्यवस्था आएगा कि लोग अपने विषय में ज़्यादा सोचने लगें, तो वो समाज में अव्यवस्था होगी ही और ईमानदारी की जगह बेईमानी का बोलबाला हो जाएगा। इसलिए हमें इनसे बचने के लिए एक नई व्यवस्था बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो नेक्स्ट जिस पॉइंट को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, वह समाधान और सुधार का प्रयास। इसमें देखिए हम क्या लिखेंगे, लेकिन इस समस्या का हल हमारे ही हाथों में है। यदि हम जागरूक रहें और गलत के खिलाफ आवाज उठाएं, तो बदलाव संभव है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। समाज में नैतिकता और सच्चाई की ज्योत जलाए रखने के लिए हमें खुद को भी सुधारना होगा और दूसरे को भी प्रेरित करना होगा। कहने का मतलब है कि किसी भी समस्या को सुधारने का जो मतलब जिम्मा है, वह हम सभी का है और हम सभी मिलकर ही इस समस्या को सुधार सकते हैं और गलत चीज़ों के प्रति आवाज़ उठाकर एक अच्छी व्यवस्था को बना सकते हैं और समाज में न्याय और सत्य का दीपक जलाकर हम समाज को एक बहुत ही आदर्श समाज को बना सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी इसके लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं को देखने के बाद हम इसका एक अच्छा निष्कर्ष लिख देंगे, तो यह निबंध हमारा एक बहुत ही बेहतर निबंध हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस निबंध को कैसे देखें। इस प्रकार निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बार ही जब खेत को खाने लगे वाली स्थिति हो, अर्थात जब सुरक्षा करने वाला ही नुकसान करने लगे, तो समाज को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। जब अपने चारों ओर अन्याय और भ्रष्टाचार देखें, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि एकजुट होकर गलत के खिलाफ आवाज उठानी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ी एक बेहतर समाज में रह सके, या अर्थात हम एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकें, जिससे आने वाली पीढ़ी अपने को एक अच्छा फ़ील महसूस कर सके। दोस्तों, निष्कर्ष के रूप में मैं एक लाइन में कहूँ, तो जो भी समस्याएँ हो, अन्याय हो, भ्रष्टाचार हो, उसके खिलाफ हमें सत्य की आवाज़ उठानी चाहिए और उसको अकेले नहीं, बल्कि समाज के तमाम लोग एकजुट होकर जब आवाज़ उठाएँगे, तो व्यवस्था बदलेगी, क्योंकि व्यवस्था बदलती है, बदलने वाला चाहिए। कहते हैं ना कि नज़र को बदल दें, नज़ारे बदल जाएँगे, सोच को बदल दें, सितारे बदल जाएँगे। तो व्यवस्था बदलने के लिए हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, तभी एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। अंत में आप अच्छे लाइनों से इसको एंड करेंगे, जैसे रोशनी की राह खुद बनानी होगी, अब अंधेरों से जंग लड़नी होगी। कहने का मतलब है कि हमें अंधेरा मतलब मुश्किलें, परेशानियाँ, अज्ञानता, इस संदर्भ में इसको समझिए। जब ऐसी स्थिति आए, तो हमें रास्ता खुद बनाना होगा, है ना? और इन परिस्थितियों का डट कर सामना करना होगा, मतलब अंधेरों से जंग लड़नी होगी। मतलब जब हमारे सामने परेशानियाँ आ जाए, मुश्किलें आ जाए, तो इसका डट कर सामना करना पड़ेगा, तभी हम अपना राह खुद बना पाएँगे। मतलब इसको अलग बिंदु में देखें, अलग संदर्भ में देखने का प्रयास करें, तो मतलब किसी पर निर्भर रहने का समय नहीं है। हमें अपनी राह खुद बनानी होगी और बाधाओं और मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ना होगा और यह आत्मनिर्भरता, संघर्ष और साहस का संदेश देता है। तभी एक आदर्श समाज में परिवर्तित हो सकता है। दोस्तों, यह निबंध यदि इतना आपने ऐसे लिख दिया,
तो आपकी काफ़ी अच्छी निबंध हो गई और आप इसको 1 बार 2 बार देखकर समझने का प्रयास करेंगे कि इस निबंध को कैसे लिखा गया है और यह लगभग 700 से 800 शब्दों में लिखा गया है। और यदि आप ऐसे निबंध को लिखेंगे, तो आप काफ़ी अच्छा नंबर पाएँगे। तो दोस्तों, इस निबंध को देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।